सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज खुद नोटिस की समाअत इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया है कि नुक्ता दिलचस्प है कि रूलिंग गलत हो तो भी इस्तेहकाक हासिल है। जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जुल्करनैन, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या रिमार्क सामने आए हैं? देखिए, सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाल इस वक्त जारी है। उनका कहना है कि स्पीकर अगर कोई रूलिंग गलत देता है, कवायद के खिलाफ या वन आइन के खिलाफ भी देता है, तो ये पार्लियामेंट का मामला है, इसको पार्लियामेंट के ऊपर अदालत को छोड़ना चाहिए। अगर हाउस जो है ये वान मुतफिक नहीं होगा स्पीकर की रूलिंग से, तो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद करके उसे तब्दील भी कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिलचस्प बात करते हुए कहा कि आपका ये नुकता अहम है कि स्पीकर की रूलिंग गलत भी हो तो इसे इस्तेहकाक हासिल है, और रूलिंग के बाद मौजूदा हालात में असम्बली को तहलील करके इंतखाबात का ऐलान किया गया था और अवाम के पास जाने का जो ऐलान किया गया है, इसके हवाले से नून लीग के हम वकील मखदूम अली खान से पूछेंगे कि अवाम के पास जाने में आखिर मसला क्या है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन में जाने से किसी के भी हकूक मुतासिर नहीं होते। और जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी ये कहा कि इलेक्शन में जाना बेसिकली सियासी जमातों का काम, इलेक्शन लड़ना होता है, तो इलेक्शन में जाने में किसी को क्या मसला हो सकता है। इस नुक्ते के ऊपर हम तमाम से जो वकला हैं उनसे भी इस नुक्ते के ऊपर जवाब लेंगे। हम जस्टिस जमाल मुंतखिल ने पूछा कि क्या सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म से पूछा था कि वो असम्बली को क्यों तहलील कर रहे हैं। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने ये जवाब दिया कि सदर जो है वो पाबंद है वज़ीर आज़म के सिफारिश को मानने के, और सिफारिश के अंदर ये कानूनी तौर पर लाजमी नहीं है कि वज़ीर आज़म वजूहात भी अदा करें कि वो क्यों असम्बली को तोड़ने के लिए जो सिफारिश है वो भिजवा रहे हैं। और अदालत ने अभी बैरिस्टर अली जफर और वज़ीर आज़म के वकील इम्तियाज सिद्दीकी को कहा है कि वो आज के दिन अपने दलाइल मुकम्मल करें, जिसके बाद कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने दलाइल देंगे। उसके बाद अदालत जो भी मुनासिब तो यानी जुल्करनैन ये कल भी इस केस की समाअत होगी, क्योंकि जैसे आज कहा जा रहा था कि तमाम केस निपटाकर आज ही फैसला सुनाया जाएगा, इस तरह की बातें थी, तो अब कल भी उन्होंने कहा है कि समाअत होगी। जुल्करनैन, आवाज़ आ रही है आपको? ठीक है जुल्करनैन, हमें अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज खुद नोटिस की समाअत इस वक्त जारी है। अहम खबर है, मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास आज रात 11 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। अहम डेवलपमेंट सामने आई है, मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास आज रात 11 बजे होने जा रहा है। बताया जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर यह इजलास होने जा रहा है। मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास आज रात 11 बजे हो रहा है और इजलास मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने जा रहा है। यह अहम डेवलपमेंट सामने आई है। मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से आपको बता रहे हैं कि बड़ा अहम इजलास आज रात 11 बजे का वक्त दिया गया है कि आज रात 11 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होगा। 11 बजे का वक्त है। मुत्तहिदा अपोजिशन आज अहम इजलास करने जा रही है और ये इजलास मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने जा रहा है। बड़ी सियासी हलचल इस वक्त हम देख रहे हैं, मुस्तकिल हम देख रहे हैं कि इजलास बुलाए जा रहे हैं, एक दूसरे से मुशावरत की जा रही है, क्या होना है, क्या करना है, आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, इस सिलसिले में गुफ्तगू की जा रही है। अभी अहम डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अपोजिशन का अहम इजलास आज रात 11 बजे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर होने जा रहा है। बड़ा अहम इजलास है। उस्मान खान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, अपोजिशन जो है मुकम्मल तौर पर मुतारिक है। 4 बजे आज शाम को मौलाना फजलुर रहमान अपनी रिहाइशगाह पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद आज रात 11 बजे तमाम अपोजिशन जो मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल जमातें हैं, जिसमें हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें टूट कर आई थी, उनको भी मदऊ किया गया और एक हिकमत अमली जो है वो तय की जाएगी कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में जो है जो भी फैसला आता है उसके बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। और जो सदर की जानिब से अपोजिशन लीडर को खत लिखा गया है निगरान वज़ीर आज़म के मुशावरत के लिए, उस हवाले से भी तय किया जाना है। और मुस्लिम लीग नून के अलावा अपोजिशन जमातों का ख्याल है कि इस निगरान सेटअप का जो मुशावरती अमल में उसका हिस्सा बनना चाहिए। ताहम हतमी तौर पर फैसला जो है आज रात को मुत्तहिदा अपोजिशन का जो होने वाला इजलास है उसमें किया जाएगा और साथ साथ जो हिकमत अमली होगी सियासी, उस हवाले से भी गौर किया जाएगा आज के इजलास में। ठीक है, निगरान सेटअप के हवाले से गुफ्तगू होने जा रही है। बड़ा अहम इजलास मुत्तहिदा अपोजिशन का आज अहम इजलास होने जा रहा है। रात 11 बजे का वक्त दिया गया है। और तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन राजा रियाज कहते हैं कि अलीम खान ने जो कहा दुरुस्त कहा, उसकी तायीद करता हूँ। करप्शन के तमाम पैसे फराह खान और उस्मान बुज़दार बनी गाला पहुँचाया करते थे। 2 साल से कह रहा हूँ पंजाब में करप्शन है, इमरान खान को भी बताया था। उन्होंने ये भी कहा कि डीसी 3 करोड़ और एसपी 4 करोड़ में लगते थे। खान साहब की मुनाफिकत खुल के सामने आ चुकी है और जिस तरह खान साहब की करप्शन खुल के सामने आ चुकी है, अलीम खान ने जो कहा है बिल्कुल दुरुस्त कहा है, मैं उसकी भरपूर तईद करता हूँ। और खान साहब इस वक्त कौम को पता चल गया है कि करप्ट और आइन शिकन और नाहल आदमी हैं।
ये पूरी कौम के सामने आ चुका है। पैसे लेके फराह खान ने बेशुमार तैनातियाँ कराई और जितनी करप्शन हुई है बुज़दार और फराह खान ने मिल के गई। DC का रेट 3 करोड़ था और DPO का रेट जो 4 करोड़ रुपये था और वो पैसे सारे बनी गाला खान साहब के घर तक पहुंचते रहे। खान साहब अपना उम्मीदवार मेरे मुकाबले में लाएं, इंशाल्लाह मैं उसकी ज़मानत जब्त कराऊंगा। PTI को इंशाल्लाह उम्मीदवार नहीं मिलेगा और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा। लेटर जैली है, बुरी सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसको जैली करार दे दिया है और इमरान खान इस जैली लेटर का सहारा लेके कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन ये कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं। तमाम एंकर जो हैं, तमाम TV चैनल एक ही ज़ुबान बोल रहे हैं कि ये लेटर जैली है और इमरान खान कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। ये कौम फैसला करेगी कि गद्दार इमरान खान है या हम हैं। ये कौम पे छोड़ देते हैं। इंशाल्लाह कौम जल्द फैसला सुनाएगी। अदालत इंशाल्लाह आज या कल फैसला सुनाएगी कि गद्दार इमरान खान है। आज इंशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ को 200 के करीब वोट कास्ट होंगे और मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ, पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आज हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। और धांधली की अगर कोशिश की गई तो भरपूर मज़ामत करेंगे। सिर्फ़ एक ही रास्ता है इनके पास धांधली का, क्योंकि इनके पास वोट नहीं है। इन्होंने कोई ना कोई, जिस तरह कौमी असम्बली में इमरान खान ने धांधली की है, आइन को तोड़ा है, मुनाफकत की है, इसी तरह यहाँ भी PTI जो है वो इस तरह की हरकत करने की कोशिश करेगी। लेकिन हम भरपूर मज़ामत करेंगे और आज इंशाल्लाह हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब होंगे। कुछ लोग हैं जो अंदर से चौधरी सरवर के साथ हैं, हो सकता है शाम तक वो चौधरी सरवर के पास चले जाएं और नक्शा बदल जाए, ये भी हो सकता है। इंशाल्लाह ताला वो जल्द से जाब होके पाकिस्तान आएंगे और एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें अलीम खान से भी आगे बातें सामने कौम के लाएंगे। क्या क्या बातें हो सकती हैं आपके? यही इमरान खान की और उसके बनी गाला की करप्शन और बुज़दार की करप्शन, नाअहली, महंगाई, लाकानूनियत, दवाइयों का महंगा होना, ये सारी चीज़ें, इसकी असल वजह जो है वो इमरान खान है और वो कौम के सामने लाई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप समा की स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। किरण नाज तबीयत को ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो अभी इस घंटे के अंदर ये ट्रांसमिशन नहीं कर रही और हमारे साथ अभी थोड़ी देर में मेहमान भी मौजूद होंगे। कुछ चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं कि अब तक क्या हो रहा है। नंबर 1 तो ये है कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, आइंदा इंतखाबात के हवाले से हुकूमत जो है वो अपोजिशन को ऑफर कर रही है। सदर पाकिस्तान ने बाकायदा खतूत लिख दिए हैं। 4 बजे मौलाना फजलुर रहमान साहब 1 घंटे के बाद अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे बदस्तूर टूट रहे हैं। पहले ये काम जो है वफाक में हो रहा था जब इमरान खान साहब को हटाना था। अब ये काम जो है वो पंजाब में हो रहा है। यहाँ पे एक होटल है, उसके 5वें फ्लोर पे, इस्लामाबाद में भी एक होटल था, उसके 5वें फ्लोर के ऊपर बंदे रखे हुए थे। यहाँ पे भी एक होटल है, उसके 5वें फ्लोर के ऊपर बंदे रखे हुए हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो पैंतरा बदल गए हैं और जाके अपोजिशन के कैंप में शामिल हो गए और उन्होंने इजलास बुला लिया। उसके ऊपर एक बड़ा कन्फ्यूजन है। जो हुकूमत यहाँ की थी उसके लोग ये कहते हैं कि ये गलत है, गैर आईनी है और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी है, उधर स्पीकर के खिलाफ भी पेश हो गई है। तो एक अजीब माहौल बन गया है। ऐसे में एक बड़ा मजेदार जुमला जो भी मैंने सुना वो राजा रियाज साहब के मुंह से सुना। वो कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्दी सेहतमंद होकर पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। यानी कैसा आसमान रंग बदलता है और कैसी सिचुएशन तब्दील होती है। यहाँ पे सियासतदानों का कभी कोई किबला नहीं होता। कभी एक शख्स को गालियां दे रहे होते हैं, उसको बुरा भला कह रहे होते हैं और दूसरे को आसमान पे बिठाया हुआ होता है और अगले ही लम्हे अपने सियासी मफाद को देखते हुए छलांग मारते हैं और उछल के दूसरी जगह पे चले जाते हैं और वहां जाकर ये कहते हैं जनाब कि वो जो पहले वाला बंदा था वो इंतहाई घटिया आदमी था और ये जो जिसको हम घटिया कह रहे थे वो बहुत शानदार आदमी है। तो पॉलिटिक्स में इस तरह के मजाक आपको आजकल बहुत देखने को मिलेंगे क्योंकि ये माहौल बन रहा है। अगले इलेक्शन की जानिब और एक नई सफबंदी हो रही है। एक तरफ इमरान खान और उनके हवारी इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन और उनके हवारी इकट्ठे हो रहे हैं। इमरान खान का ये कहना है कि अपोजिशन के हवारी नहीं है, एक्चुअली मेरे खिलाफ हुकूमत गिराने की एक आलमी साजिश थी और उसका हिस्सा है ये लोग और उससे फायदा उठा रहे हैं। बहरहाल उस्मान बुज़दार इमरान खान साहब का एक कमजोर लिंक साबित हुए, ये चीज वक्त साबित कर देगा और कई दफा माजी में मैंने भी इसकी निशानदेही की है, बहुत सारे साहब भी कहते भी रहे। हमारे साथ जो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं उनका तारुफ करने से पहले एक और चीज जो महसूस की जा रही है कल से लेकर आज तक, वो ये कि इदारों और अपोजिशन के दरमियान दोबारा तनाव की एक कैफियत दिखाई दे रही है क्योंकि अपोजिशन को फिर से शिकवे शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ
दबे लफ्जों में अदलिया से शिकवे किए जा रहे हैं, बल्कि दीगर इदारों से भी शिकवे किए जा रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू देते हुए भी कहा 4 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगता है इसी के आसपास घूमेगी। हमारे साथ अदर सदीक साहब मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। नदीम मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिया है, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है, आप भी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और सबसे पहले मैं अदर सदीक साहब से, सर यहाँ पे डिप्टी स्पीकर ने इजलास बुला लिया पंजाब में, और आपके बकौल स्पीकर के पास बड़े इख्तियारात होते हैं और वो बड़ा ताकतवर एक ओहदा है उसका, थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे। और हुकूमत जो है यहाँ पे, या जो परवेज इलाही ग्रुप है या पीटीआई है, वो कह रहे हैं नहीं ये गलत हुआ है। एक 16 तारीख, फिर एक ये तारीख, और फिर इसके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है, दोनों के खिलाफ तहरीक तो एतमाद जमा हो गई है। वे आउट क्या है इसमें से, अब आईनी रास्ता? बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। मैंने उस वक्त बुनियादी तौर पर एक वजह है कि आइन का आर्टिकल है 68 कहता है कि अदालत के या अदालत के जज के कंडक्ट के बारे में आप पार्लियामान में बात नहीं कर सकते। आर्टिकल 69 कहता है कि जो पार्लियामान के अंदर की कार्रवाई है उसको अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और यही वजह है, जो कि वजह देखे ना, अपना वज़ीर-ए-आज़म हाउस को। साहब आपकी ऑडियो नहीं आ रही, आ गई, आ रही है जी ऑडियो? नहीं, अदर सदीक साहब की ऑडियो नहीं आ रही, थोड़ा जी अभी नहीं आ रही। मैं नदीम मलिक साहब के पास चला जाता हूँ। नदीम मलिक साहब, सिचुएशन के ऊपर आपका एनालिसिस क्या है? जो इस्लामाबाद में चल रहा है वो भी आपके सामने है। अब ऐसा लगता है कि कल दोबारा सुप्रीम कोर्ट बैठेगी, यानी जिस दिन हम पहले दिन इस पे बात कर रहे थे तो आप समेत और बहुत सारे साथियों को ये लगता था कि अदालत इसको 5 मिनट के अंदर आकर सिर्फ ऑर्डर जारी करेगी, इसके ऊपर किसी की बात नहीं सुनेगी, और अगर बात सुनना शुरू की तो फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो अब वही हो रहा है ऐसा लगता है। जितनी इसके ऊपर ज़्यादा पार्टियां इन्वॉल्व होती जाएंगी मामला उतना लंबा होता जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का मफाद सामने रखता हूं तो फिर मुझे लगता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़्यादा तूल नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि एक बुनियादी इशू है कि डिप्टी स्पीकर ने जो एक्ट किया वो आइन के मुताबिक है या आइन के मुताबिक नहीं है। मेरे ख्याल में 5 मेंबर बेंच है उसको फौरी तौर पर इसके ऊपर फैसला देना चाहिए था, ताकि बेयकीनी ख़त्म हो जाती। मैं तो आपको रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इकॉनमी के नंबर कोट करता हूँ कि रुपया 185 से ऊपर चला गया। आपका $35 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डेफिसिट आप कर चुके हैं। आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर आ रहे हैं, और 30 जून के लिए जो एक्सचेंज रेट की फोरकास्ट है वो हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उसको फाइनेंस करने की पोजीशन में, फाइनेंसिंग गैप सामने नज़र आता है। और ऐसे फाइनेंसिंग गैप जब भी सामने नज़र आए तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए IMF के पास जाना पड़ता है, और IMF किसी हुकूमत से डील करती है। ये ट्रांजिशनल फेज़ में वो किसी से डील नहीं करेगी। ये एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, और इस क्राइसिस को हम जितना लंबा खींचेंगे क्राइसिस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से जिससे भी इस्तदा कर सकता हूँ, सिर्फ जर्नलिस्ट हूँ, मुझे ये नहीं पता कि उनका लीगल प्रोसेस क्या है और कितनी देर और लगाएंगे, लेकिन जितना इस प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान की भलाई उसी के अंदर। जी मलिक साहब, इलेक्शन के अलावा और क्या चारा हो सकता है? यानी अगर वो रिवर्स करें और वापस ले जाके वहीं खड़ा कर दें तो वही सियासी खैंचा तानी, मार धाड़, फिर इस्तीफे और ये चीजें फिर शुरू हो जाएंगी। यानी अगर कोई इसका इमरान, आपका मैं पूरा सवाल सुन नहीं पाया, दरमियान में आपकी मुझे आवाज़ कट गई थी, लेकिन आप पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी के साथ, इब्हाम नहीं होना चाहिए, उसमें 100% क्लैरिटी के साथ ये बताना इकदाम आईनी था या गैर आईनी था। गैर आइनी है तो जहाँ से वोटिंग टूटी थी वहीं से वोटिंग शुरू होगी। आइन का जो तरीकाकार है आपको उसको पामाल नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं करना चाहिए। अगर दूसरा इस सवाल जो है उससे भी बड़ा यह है कि आर्टिकल 5, ये सारे लोग गद्दार हैं तो फिर इन सारे लोगों को सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। उसके दरमियान की कोई सूरत नहीं। जिसने पाकिस्तान को बेचा है अमेरिका के आगे और पैसे लेकर इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश की है, रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना है, तो उसकी सज़ा तो मौत है, उससे कम सज़ा है ही नहीं है। मेरे पास तो बहस की इस पर गुंजाइश कम है। मैं तो इसका 2+2 में सुप्रीम कोर्ट से जवाब की तवक्को रखता हूँ। एक तो ये बताएं कि डिप्टी स्पीकर का एक्शन जो था वो आइन से मुताबिकत रखता है या मावरा आइन है, इसका जवाब हाँ या ना में है। दूसरा सवाल यह है कि अगर उन्होंने गद्दारी की है, जो आर्टिकल 5 है, अगर गद्दारी की है तो उसकी सज़ा मौत है, की है या नहीं की है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर क्लैरिटी के लिए मोस्ट प्रोबेबली उनको DGISI और हो सकता है कि आर्मी चीफ और जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं मुतल्लिका, उनके एफिडेविट्स या उनसे इन कैमरा ब्रीफ लेना पड़ेगा, उसके बगैर ये फैसला नहीं दे पाएंगे। और ये जल्दी होना चाहिए, तूल नहीं पकड़ना चाहिए। तूल जितना ये मामला पकड़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर सियासी तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस उतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, इसमें वो इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, जो फॉरेन एलिमेंट है, जो वो वाला पोर्शन है, अदालत सिर्फ महदूद रहना चाहती है उस एक दिन के एक्ट तक कि क्या वो इसमें सुन सकते हैं या नहीं, और उसके अंदर आईनी था या गैर आईनी था। उस एक दिन के एक्ट वो जो उसकी वजूहात हैं उसके अंदर वो जाना नहीं चाहते। एक से दूसरे से इमरान जुदा कर ही नहीं सकते। अदालत कैसे डिप्टी स्पीकर के फैसले को बताएगी जब तक वो आर्टिकल 5 के ऊपर जो फवाद चौधरी ने काम किया हुआ है, डिप्टी स्पीकर ने मिलकर काम किया हुआ है, उससे कहेगी कि हम उसकी तरफ नहीं देख रहे, सिर्फ इसको देख रहे हैं, तो नहीं होगा। दोनों चीज़ों के ऊपर फैसला सादर करना पड़ेगा। वो माने या ना माने फैसला सादर करना पड़ेगा। ये आईनी हुआ है या गैर आईनी हुआ है, और एक हिस्सा तो आईनी और गैर आईनी एक्शन है जो डिप्टी स्पीकर से रिलेट करता है, दूसरा हिस्सा तो सीधी सीधी मुल्क से गद्दारी के मुर्तकिब होने का है, और उसी गद्दारी के मुर्तकिब वालों को कह रहे हैं कि आओ मिल के हुकूमत साजी कर लें। तो ये मजाक का खेज सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान के मफाद के इस वक्त खिलाफ जाता है सारा कुछ अमल। जो कुछ भी एक्शन हुआ है पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। ये वोट हो जाता प्राइम मिनिस्टर या वोट आउट हो जाते या बच जाते, दोनों सूरत में वो पाकिस्तान के लिए जीत की सूरत होती, विन विन सिचुएशन होती। या एक जीत की वो सूरत इमरान खान के लिए ज़ाती तौर पर, सियासी तौर पर वो बहुत गेन करते कि 27 तारीख को जिस दिन वो जलसा कर रहे थे, उस जलसे के अंदर असम्बलियाँ तोड़ के इलेक्शन का ऐलान कर देते। अब वो कहते हैं मैं इलेक्शन का ऐलान करता हूँ, आप अपोजिशन तोड़ नहीं सकते थे। आपकी वो बात क्यों मानेंगे? बताइएगा तरीके तो महतमाद थी ना, उसमें तो वो खुद असम्बलियां नहीं तोड़ सकते थे। असम्बलियां सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तोड़ी जा सकती थी। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तोड़ के 155 उनके अराकीन थे कौमी असम्बली के, जब वो इस्तीफा दे देते, आधी असम्बली खाली हो जाती तो इलेक्शन कॉल होते, फिर वो उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते। ये बात है, ये इसके अंदर कोई भाम की गुंजाइश ही नहीं थी इलेक्शन होते। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो तो अभी भी इस्तीफे देते हैं, हर तरफ से तो इलेक्शन ही होंगे। इलेक्शन तो होने ही होने हैं, 15-20 दिन, महीना 2 महीना, जितनी देर क्राइसिस है अल्टीमेटली इलेक्शन ही होने हैं। दुआ सिर्फ ये है कि अल्लाह पाक इस क्राइसिस को जल्दी गुजार दे। आप ही को शायद उन्होंने बताया था कि मेरे पास 3 तजावीज़ आई थी कि या इस्तीफ़ा दे दूं, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस कर लूं, या अर्ली इलेक्शन फेस कर लूं। यही उन्होंने बोला था ना। जवाब में उन्होंने कहा था हमने तजवीज़ें नहीं दी, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने तजवीज़ दी थी। ये तजवीज़ अर्ली स्टेज पे मान लेनी चाहिए थी, क्योंकि उनकी मेजोरिटी हाउस के अंदर। लेकिन उन्होंने, इमरान खान साहब ने फिर जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि मैंने किसी से दरखास्त नहीं की थी कि मेरे लिए रास्ता बनाओ, ये तजवीज मुझे आई थी और मेरे साथियों की तरफ से आई थी। और 3 तजवीज़ों का जिक्र किया था ना, जिधर से भी उन्होंने बोली या दूसरी तरफ से आई है, तो बात की तफसील की बात होगी। 3 तजवीज़ें ये थी कि या इस्तीफ़ा दे दें, या नो कॉन्फिडेंस फेस कर लें, तो या अर्ली इलेक्शन के लिए किसी को दरमियान में डाल के तो कोई रास्ता निकाल लें। तो ये वाली ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन थी, अर्ली इलेक्शन। इसमें पब्लिक मोबिलाइजेशन की, इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और, मैं अदर सिद्दीक साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं, गाड़ी छोड़ दी उन्होंने। मैं अदर सिद्दीक साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं। इसमें एक चीज और है, इमरान खान बैरूनी मुदाखलत हुई है, और वो जो मुरासला है या डॉक्यूमेंट है उसके साथ जब बैठती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, तो वो भी कहते हैं जी ठीक है मुदाखलत है, और इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं। बाद में डिमार्च, और जो डिमार्च भेजा वो इसी बुनियाद के ऊपर भेजा ना, दोनों मुल्कों के अंदर, अमेरिका में भी और यहाँ पाकिस्तान में भी, इसी बुनियाद पे भेजा कि वहां मुदाखलत हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मामला यह है कि इस मुदाखलत को तो आप कह सकते हैं कि बैरूनी मुदाखलत हुई है और अदम एतमाद को कामयाब बनाना चाहता है एक मुल्क, लेकिन पाकिस्तानी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इसके सबूत अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो फिर ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। अदर सिद्दीक साहब, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बात बड़ी सिंपल सी है। हम जरा अपने आईने पाकिस्तान 1973 का नफाज वाकई चाहते नहीं। हम कह तो देते हैं तोड़ना, हम रोजाना कह रहे थे आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 है गद्दारी। हम सेडिशन और ट्रीजन में फर्क नहीं कर पाते। हम इस आइन ने, जिसने जमहूरियत को बका रखने के हवाले से तरीकाकार दिया है, आर्टिकल 58(2) भी खत्म किया गया वक्त से पहले हुकूमत की गिरानी। इसी आर्टिकल ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की अगर इजाजत दी गई तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करने के हवाले से भी रास्ता दिया, वो डिफेक्शन की क्लॉज दे दी, आर्टिकल 63 है। तो ये बिल्कुल, अगर हम उसको सिर्फ वन साइडेड लेके चलना चाहते हैं, तो आपने मामला दिया वो बड़ा सीरियस मामला है कि इंटरनेशनल इंटरवेंशन वो विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मैंने कुछ एविडेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आपके सामने रखता हूँ। आप 17 फरवरी का अंसार अब्बास साहब का कॉलम पढ़ लें। वैसे तो हमारे बहुत से सहाफियों को पता है, अगर अंसार अब्बास साहब को पता है तो बहुत, वो ना बताना चाहें तो वो गलत बात है, लेकिन उन्होंने बताया प्लॉटिंग बताई उन्होंने कि क्या हो रहा है, कौन कौन मिल रहा है, और तरीके आतम एतमाद आ रही है, इंटरनेशनल इंटरवेंशन का भी बता दिया है। और हम ये तारीख क्यों भूल जाते हैं? आप जरा मेमो गेट स्कैंडल में चले जाएं, हुसैन हक्कानी का क्या रहा था,
आप लोगों के सामने। और आज के किरदार में भी हुसैन हक्कानी वही बंदा है कि 3 मार्च को नवाज शरीफ से मिलता है, सारे रिकॉर्ड के ऊपर है। 7 तारीख को ये डिमार्ची आता है और 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद। आप याद रखिएगा, मैं मेलाफिडी क्या बताने लगा हूँ। तहरीक अदम एतमाद और इजलास बुलाना इकट्ठा नहीं पेश हो सकते, ये टेक्निकल, ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट यार उनको समझ नहीं सकी ना। इसीलिए जब 25 मार्च को इजलास आया तो उसी दिन आपको याद है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मामला एजेंडे का हिस्सा रखा गया। उससे पहले ये सारे को टेक्निकल बुलाने पे रिजेक्ट कर सकते थे। हम उसको इतना इजी नहीं ले रहे। इतना इजी समझने की बात है कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने अलखुद नोटिस का तो ले लिया। इससे पहले मैं पिटीशन लेके गया था जुमे वाले दिन, मैंने कहा कि ये सजेस्टेड एविडेंस है, मेमो गेट के स्कैंडल के ऊपर इस मामले की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करके लाया जाए। और तहरीक अदम एतमाद फॉर द टाइम, तहरीक अदम एतमाद थोड़ा सा लेट हो जाती तो क्या आसमान गिर जाना था या सुबह या पता नहीं क्या जल्जले आ जाने थे या तूफान आ जाने थे। यानी वजह क्या है कि ये सारे प्रोसेस को इसलिए आंखें बंद करके बड़ी तेजी से किया जाना था कि तयशुदा चीजें थी कहाँ क्या लेके आना। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एतराज लगा दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 69 के तहत हम नहीं देख सकते मामला। आप क्या सर, मेरा सवाल अलग था। मेरा सवाल अलग था। मैं ये जानना चाहता हूं कि वजीर आजम ये कहते हैं ना, या स्पीकर की ये अंडरस्टैंडिंग थी कि बैरूनी मुदाखलत हुई है, और इसके ऊपर जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी बैठी और उनकी भी अंडरस्टैंडिंग है, और वो उस डॉक्यूमेंट को अगर माने तो उसके ऊपर बैठे। तो मैं ये कहता हूं कि वो एक इशू है। दूसरा, उस इशू की बुनियाद पे ये कैसे साबित किया जा सकता है कि पाकिस्तान में अदम एतमाद लाने वाले जितने हाथ थे वो उस साजिश के साथ जुड़े हुए थे। यानी आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अमेरिकन चाहते हो कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए, फर्ज करें, और उन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया हो। नहीं, मैं आपकी बात ये मैं बाय करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ, तो फिर इस तरह नहीं होता ये सारा काम। अगर आप इसको यूं देखें ना, फिर ये प्लॉटिंग ऐसे नहीं होनी थी, वो प्लॉटिंग अदरवाइज होनी थी। जहां तो देखे ना, इमरान खान के लिए ना वफाकी हुकूमत चलने दी जा रही है ना सूबाई हुकूमत चलने दी जा रही है। आप मान लेना कि अगर ये हालात और वाकयात हैं, फिर उनके करीब के जो लोग ये सारे जिस तरह साइडों पे लेके गए, फिर उन लोगों से मिला गया। अब यहाँ नजर आए ना कि फर्ज करें अगर इमरान खान के साथ भी लोग ऐसे कोई खड़े हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद को ये कंट्रोवर्शियल बनाने के हवाले से था, तो वो तो बाकी लोग तो सारे एक तरफ खड़े हैं। और इस मामले की अगर वाकई ऐसी बात है, अगर वाकई ऐसी बात है, तो फिर भी एतराज क्या था इनको? ये चाहते हैं कि इस मामले की बाकायदा इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशल कमीशन बने। यानी इसमें सेडिशन का पर्चा आना चाहिए था। क्यों अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ? क्या वजह है कि कुछ लोग जान के इस मामले, वजह है कि जब आप जितना खुरेदेंगे इस मामले को ना, वो मामला आपको बहुत चीजें ऐसी बताएगा कि जो हकायक की तरफ लेकर जाएंगी। यानी ये तहरीक अदम एतमाद अगर दोनों बात, अगर वाकई ऐसी बात नहीं थी तो बड़ा आसान हल था, तहरीक अदम वापस लेते। वापस लेने के बाद क्या करना था? वापस लेने के बाद बाकायदा इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कराई जाती। I'm sorry, इसकी बाकायदा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कराई जाती। सारे तकाजा करते। आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी के पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी ने इजलास बुलाया, उसमें अपोजिशन ने बाइकआउट क्यों किया? वो जाती वहां पर, वो जाके बताती। और यही तहरीक अदम एतमाद के वाले से जी देखें, ये तो हो जाता ना सर। हैदर वहीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हैदर, ये सब वे फॉरवर्ड क्या है? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो लगता है कि ये सब लंबा ही चलेगा। पाकिस्तान में तो आपको पता है केसेस चलते भी लंबे हैं। अभी हुकूमत के वकला आज उन्होंने ये भी कहा, नईम बुखारी साहब ने दलाइल रोज़े में, मैं अभी नहीं दे पा रहा, आज एनर्जी डाउन है। तो अब ये कोई मुवाफिक दिन कौन सा आएगा जिस दिन इसका फैसला आ जाए? आपको लगता है कि ये चीज़ इतने आराम से रिजॉल्व हो जाएगी और सारे हजम भी कर लेंगे? देखें इमरान साहब, इस चीज को, इस कंट्रोवर्सी को वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से नैरो डाउन करके कह दिया था कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग जो है उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सकती है या नहीं। आर्टिकल 69 का जो अस्तना है वो हासिल होगा इस रूलिंग को या नहीं। क्या जो स्पीकर की रूलिंग का जुमरा है, क्या ये रूलिंग उसके दायरे में है या नहीं? क्या ये विदाउट जुरिस्डिक्शन या बदनीयती पर मबनी है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सके? क्या ये आइन की उस तरह धज्जियां बिखेरती है जिस तरह के ऑपोजिशन के वकला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरफियर कर सके? तो ये जो नुक्ता है, इस पे मैं नहीं समझता कि बहुत लंबी दलाइल जो है वो चलने चाहिए। ठीक है, दूसरी नजर आता है कि हुकूमत की तरफ से कुछ डिले है, लेकिन मैं कुछ दिनों का मेहमान समझूंगा इस केस को। पूरा मुल्क मुंतजर है, और अगर इस पे कोई वाजे
चीज सामने नहीं आई इमरान खान साहब, तो आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह का सर्कस फिर लगने वाला है, जिस तरह के मामला पंजाब असेंबली में हो रहे हैं, जो ये मामला सड़कों पे जा सकते हैं। एहतजाज की कॉल खान साहब ने दी है, कल को नून लीग भी देगी और कोर्ट में भी सब जमा होते हैं, मीडिया पे भी पूरा दिन ये बातें चल रही हैं। मेरे ख्याल से कोर्ट्स जो हैं इसको बहुत ज्यादा डिले नहीं करेंगे, कुछ ड्यू प्रोसेस के तकाजे जरूर हैं। बहरहाल इतना भी ये आगे तक गया है, मुझे थोड़ा बहुत ताज्जुब ऑलरेडी है, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट इसको इसी हफ्ते में निपटा देगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई लंबा डिले होगा और एक क्लियर वर्डिक्ट आना चाहिए। देखिए इसमें दो जजमेंट्स हैं इमरान साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाजरीन समझ सकें। एक जुनेजो साहब के जमाने की जजमेंट थी जहां पे उनकी हुकूमत को रिस्टोर तो किया गया, लेकिन जो है वो कलअदम तो करार दिया गया उनकी डिसोल्यूशन को, लेकिन एक्चुअली अमलन रिस्टोर नहीं किया गया उनकी हुकूमत को और अवाम को जो है और मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाने दिया गया। लेकिन वहाँ कुछ ही दिन रह गए थे, केयरटेकर सेटअप आ चुका था और अगर रेस्टोरेशन होती तो वो एक आमिर यानी ज़ियाउल हक साहब की असेंबली, नॉन पार्टी बेस्ड असेंबली की रेस्टोरेशन होती। वो 5 मेंबर जजेस का फैसला था जिसका भी आजकल तस्करा किया जा रहा है कि कहीं यहाँ यही तो नहीं होगा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम तो कर दिया जाएगा, लेकिन साथ साथ कहा जाएगा कि अब हम आगे आ गए, अब इलेक्शन की तरफ जाएं। दूसरा फैसला 1993 का है मियां नवाज शरीफ साहब के केस में, जो 13 मेंबर जजेस के बेंच का है इमरान साहब, 13 मेंबर, यानी एक बड़ा फैसला था। वहां पे हालांकि केयरटेकर सेटअप आ गया था और बरतरफ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के 1 माह बाद जाके रिस्टोर उसको किया और अमलन रिस्टोर किया। तो जो लेटेस्ट जजमेंट है वहां पे रिलीफ ना सिर्फ डेक्लेरेटरी दी गई बल्कि अमलन दी गई और रेस्टोरेशन हुई। ये और बात है कि तकाजे हमारी सियासत के कुछ ऐसे हैं कि उसके बावजूद मियां साहब को फिर जाना पड़ा। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाएगी? सवाल ये है, क्या नवाज शरीफ की जजमेंट की तरफ जाएगी कि रिलीफ पूरी देगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट करने को भी कहेगी? क्या जुनेजो साहब की जजमेंट जो है उसकी तरफ जाएगी? जुनेजो साहब की जजमेंट जो है वो कलअदम तो करार दे दिया था डिसोल्यूशन को, लेकिन अमलन रिस्टोर नहीं किया असेंबली को। तो ये अब इंटरेस्टिंग होगा कि ये दो बड़े ऑप्शन। सर ब्रेक लेने का कह रहे हैं, मैं डॉक्टर साहब ब्रेक लेने का, हैदर भाई वो कह एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके फिर हम बात करते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है उस पर हम जाएंगे कि अगर अपोजिशन बाइकआउट की तरफ चली जाती है और इस तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि जनाब इस सिचुएशन में अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हमें फिर एतबार नहीं है कि हमें इलेक्शन के अंदर भी खुला ग्राउंड मिलेगा। वो तो अब ये कह रहे हैं अगर ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन कोई सख्त फैसला लेती है तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। एक ब्रेक, वापस आते हैं। इक़्तिदार की हवस, उसकी आइन की बेहुरमती, जमहूरियत की बेतौकीदी का हर गुजरते घंटे के साथ एक नया बाब का इजाफा होता है। ये बदनसीबी है मुल्क की कि आज ऐसे लोग इक़्तिदार में थे या हैं जिनको न इस मुल्क की परवाह है, न इस मुल्क के अवाम की परवाह है, न इस मुल्क के आइन की परवाह है, न इस मुल्क के मुस्तकबिल की परवाह है। और अफसोस इस बात का है कि मुल्क का सदर भी आज इस वज़ीर-ए-आज़म के साथ इक़्तिदार की हवस में उसका शरीक है। जो कुछ हुआ इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं है कि मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वफाकी वज़रा एक साजिश करके, मनसूबाबंदी करके आइन तोड़ें, आइन तोड़कर कौमी असम्बली में आइन की नफ़ी करें, फिर कौमी असम्बली को तहलील करें और फिर सदर साहब अपने हुक्म से उसी वज़ीर-ए-आज़म को जिसने असम्बली तहलील की हो फिर से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना दें। आज तक इमरान खान न्याजी के ये आर्जी वज़ीर-ए-आज़म बनने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका।
किस कानून के तहत ये आदमी आज मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठा है। ये ऐसे मामलात हैं जिनका पाकिस्तान को हल चाहिए। अगर आज हल ना निकाला गया तो मुल्क की तरक्की तो क्या, मुल्क का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की सारी अस्करी क़यादत को मुलव्वस कर दे, जो खुले जलसे में तकरीर में ये कहे कि मैंने जो कौमी सलामती कमेटी में जो मामला आया था उसमें अपोजिशन पर इल्ज़ाम है कि वो अमेरिका के साथ मिलकर मेरी हुकूमत को गिराना चाहते हैं। और ये मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस फैसले में मुल्क की अस्करी क़यादत भी शामिल है। ये वक्त है कि मुल्क की अस्करी क़यादत सामने आए और इस बात की वजाहत करे कि उस मीटिंग में हुआ क्या था, उस मीटिंग में क्या बात सामने आई, क्या फैसले हुए। अवाम जानना चाहते हैं, तारीख जानना चाहती है। और आज ये जिम्मेदारी है इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को एक अकामे 10 साल पहले एक अकामे की फीस ना लेने पर ट्रायल कोर्ट बना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उस वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करार दिया। आज जब मुल्क का आईन तोड़ा जा रहा है, मुल्क के कानून की परवाह नहीं है, मुल्क के इक़्तिदार पर लोग गासिब हैं, तो वो क्या इसका जवाब देने वाला कोई है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस मामले का नोटिस ले, आज खुद नोटिस ले? क्या ये इस बात का पता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस मुल्क के कौमी असम्बली की अक्सरियत पर इल्ज़ाम लगा है कि वो बैरूनी ममालिक के साथ मिलकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं? क्या इस बात का पता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस मुल्क का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वफाकी वज़रा मनसूबबंदी करके आइन तोड़ रहे हैं? अगर इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा तो कौन लेगा? आज अगर आर्टिकल 6 नहीं लगता, आइन खुल्लम खुल्ला तोड़ा गया है। मुल्क के आला तरीन अस्करी हुकाम को इसमें मुलव्वस किया गया है। क्या कोई जवाब देने वाला है? क्या कोई पूछने वाला है? और बात यही नहीं रुकती, बात मजीद बढ़ गई। आज पंजाब असम्बली में क्या हो रहा है? क्या आइन वाज़ेह नहीं है कि वज़ीर आला कैसे मुंतखब होता है? आज वो काम हुआ है जो बदतरीन मार्शल लॉ के दौर में नहीं हुआ। पंजाब असम्बली पर ताले लगे हुए हैं, बार खारदार तारे हैं, पुलिस खड़ी है। किस मकसद के लिए? कि सूबाई असम्बली का इजलास ना हो सके। क्या हम इक़्तिदार की हवस में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें ना अवाम के नुमाइंदों की परवाह रही है, ना उन असम्बलियों की परवाह रही है जो इस मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करती हैं, ना हमें आइन की परवाह रही है? आज कोई तो सवाल करेगा, किसी को तो जवाबदेह होना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट की है कि आज बैठे, पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठे, सब पे इल्ज़ाम लगे। अगर अपोजिशन में लगता है अपोजिशन में लगे, सदर पे लगे, वज़ीर-ए-आज़म पे लगे, जो पंजाब असम्बली में जिम्मेदार है उनको लगे, ताकि ये अवाम के सामने जवाबदेह हों। पाकिस्तान के अवाम आज सच जानना चाहते हैं।
हमने बहुत झूठ सुन लिया है, हमने बहुत तमाशे देख लिए हैं। आज किसी को परवाह है कि मुल्क में क्या हो रहा है? आज किसी को परवाह है कि मईशत का क्या हाल है? आज किसी को परवाह है कि रुपए की क्या कदर रह गई है? आज किसी को परवाह है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है? इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? ये सब कड़ियाँ जुड़ती हैं जाकर जो कुछ इन असेंबली में हो रहा है। आज सूबाई असेंबली का स्पीकर जो खुद उम्मीदवार है वजारत आला का, वो असेंबली का इजलास नहीं होने दे रहा जो वहाँ के डिप्टी स्पीकर ने बुलाया है। कौमी असेंबली का डिप्टी जो आइन तोड़े वो दुरुस्त है, सूबाई असेंबली का डिप्टी स्पीकर जो आइन के मुताबिक असेंबली चलाना चाहे वो गलत है। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा निज़ाम है? ये कौन सा मुल्क है? क्या 23 करोड़ अवाम की यही उनकी हम उनको देंगे? क्या उनका यही मुकद्दर है? क्या आज इक़्तिदार की हवस में, आज इक़्तिदार की लालच में हम ना आइन को कुछ समझे, ना अवाम को कुछ समझे, और मुल्क हर गुजरते सेकंड के साथ ज़वाल पजीर हो रहा है। आज किसी को परवाह है? आज मुल्क के अटॉर्नी जनरल का ये हाल है कि वो कौमी असेंबली में पेश हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है। किस हैसियत में? हुकूमत तो ख़त्म हो गई है। आप कौन सी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या आपको हुकूमत की डेफिनेशन का इल्म नहीं है? हुकूमत की डेफिनेशन क्या होती है? आप इमरान खान के की नुमाइंदगी कर रहे हैं या हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान तो आज नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान तो इमरान खान के गैर आइनी अमल का, आइन को तोड़ने का जवाबदेह नहीं होगी। ये हालात मुल्क के, इसका फैसला आज ना हुआ तो कल होगा। इसके बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। और मैं हुकूमत के अफसरान को बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी जमात, किसी शख्स के नौकर नहीं हैं। गैर कानूनी किसी बात पर अमल करना आपका फ़र्ज़ है कि गैर कानूनी हुक्म की तामील ना करें। कल आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। इमरान खान के हवारी आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप फॉरेन ऑफिस में हो, वजारत कानून में हो, IB में हो, जिस महकमे में हो। ये बात याद रखें कि कल आपकी जवाबदेही होगी। ये लोग जो आज आपको गैर कानूनी अहकामात जारी कर रहे हैं, आपसे गैर कानूनी फ़ायदा उठा रहे हैं, ये आपको नज़र नहीं आएंगे। ये आज मुल्क के हक़ाइक़ हैं। आज मुल्क के अवाम इस तमाशे को देख रहे हैं। ये 23 करोड़ मुसलमानों का मुल्क है। वो देख रहे हैं कि हमारी मुल्क में ये तमाशा जो लगा है, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? इसका मुदावा कौन करेगा? हमारी तकलीफ़ कौन दूर करेगा? आज सब नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं। वो सिर्फ ये फैसला कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग सही है या नहीं, ये तो एक पहलू है। इस मामले को आगे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि झूठे इल्ज़ामात किसने लगाए, आइन किसने तोड़ा, साजिश किसने की, कौमी सूबाई असेंबली को ताले किसने लगाए, सूबाई असेंबली का इजलास किसने ना होने दिया, मुल्क में अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग जो आइन कहता है कि ये होगी, वो किसने ना होने दी। जब तक इन तमाम लोगों को अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, मुल्क के मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। जनाब, ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी ये केस चल रहा है, वहाँ से चाहे जो भी फैसला आता है, क्या मुस्लिम लीग नून उसको तस्लीम करेगा, क्या उनके खिलाफ भी हो? और दूसरा ये